हेलो गाइस, अंकुर सर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की। और गाइस, आज हम क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ बोहर मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोहर मॉडल क्या होता है, बोहर मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बोहर मॉडल की नीड्स बता दूं कि जहाँ पर रुदरफोर्ड फेल्ड हुआ था, रुदरफोर्ड जिसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, उसके लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बोहर आया। साइंटिस्ट नील बोहर ने पहली बार क्वांटिटेटिवली जो है हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को समझाया, उसके स्पेक्ट्रम को समझाया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बोहर मॉडल है वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पर उस एटम में इफ एटम कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये उस बोहर मॉडल उसी एटम के लिए लगता है जहाँ पर एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करेगा। जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3। और जो बोहर्स मॉडल है वो बोहर मॉडल फॉलो करता है आपके क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, तो बोहर मॉडल है वो आपके क्वांटम थ्योरी को जो है फॉलो करता है। ये तो बात हुई बोहर मॉडल की। अब बात करेंगे बोहर मॉडल के कुछ पर्टिकुलर पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स एक तरह की धारणाएं, एक ऐसी चीज़ें जो कि मानी गई है जिसका प्रूफ बाद में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोहर मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स अगर मैं बात करूं तो पॉस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखना पॉस्टुलेट्स। पहला, बोहर मॉडल ने ऑर्बिट के बारे में बोला। किसके बारे में बोला? ऑर्बिट के बारे में बोला। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें बोहर ने ऑर्बिट्स बोला। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड वेलोसिटी, उसे बोहर ने बोला ऑर्बिट। अब स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट क्या है कि पर्टिकुलर एक ऐसी स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम सके। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अगर दूसरा पॉस्टुलेट, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में कितनी देर भी घूमे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी इन एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी बात किया था, देखिए यहाँ पे क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आता है, एन ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आता है, तो उन्हें बोला जाता है लेमन सीरीज। अगर सेकेंड ऑर्बिट में आए तो बामर, थर्ड ऑर्बिट में आए तो पाशन, और फोर्थ में आए तो ब्रैकेट, पी फंड फिफ्थ के लिए, एंड सो। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आता है, मार्क माय वर्ड, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। जब इस रिलीज एनर्जी को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एनर्जी हमें लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में गाइस? लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब लाइन वाइज मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी टू हायर स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाता है
जब एनर्जी एक्सेप्ट करता है, और जब एनर्जी इमिट करता है तो वो हायर टू लोअर आता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की लेट से ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये 1 है, ये आपकी 2 है, ये थर्ड ऑर्बिट है किसी भी एटम की, ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन लेट से थर्ड ऑर्बिट में है। ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी पर्टिकुलर थर्ड ऑर्बिट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा। अब ध्यान से सुनो, इस इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी एक्सेप्ट करी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर ऑर्बिट में। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज करी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर ऑर्बिट में। अब इस एनर्जी ने जरा सी एनर्जी लूज करी तो जाएगा सेकंड ऑर्बिट में, अगर ज़्यादा एनर्जी लूज करी तो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं कर सकता। ठीक है, वेल यहाँ पे सेकंड पॉस्टुलेट ही चल रहा है, रिपीटिंग। फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑर्बिट के बारे में बताया, सेकंड पॉस्टुलेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट में फिक्स एंड सर्टेन एनर्जी होती है। अब एक अपार्ट फ्रॉम दिस बोर पॉस्टुलेट, इस थोड़े से एंगुलर मूवमेंट को हम देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि बोहर ने बताया, अब देखो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है और ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। ये कहाँ से आया आप आगे कुछ टॉपिक्स में पढ़ लेंगे, अदरवाइज इनिशियल स्टेट में फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे, तो इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं करें आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बारे में और ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर के बारे में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर के बराबर। अब आई और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे ना आप, तो आपको एंगुलर मोमेंटम एम वी आर की वैल्यू में मिलेगा। इसलिए मैं वांटेडली एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा में न प्रॉपर याद करवा के आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप एंगुलर मोमेंटम एम वी आर की फॉर्म में याद रखें। हमारे जो काम आएगा वो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर की फॉर्म में ही काम आएगा। वेल, थर्ड पॉस्टुलेट पे चलें कि अगर दो फ्रीक्वेंसी है, अगर बात करें थर्ड पॉस्टुलेट्स की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होगी E1, दूसरी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होगी E2, तो उसकी न्यू, अच्छा आप ये तो जानते हैं ना कि E इक्वल टू एच न्यू, भूल तो नहीं गए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। प्लांक ने क्या बोला था, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्लांक ने जो बोला था E इक्वल टू एच न्यू, तो आपका न्यू किसके बराबर हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट के एच। तो यहाँ जब ई में चेंज होगा तो दैट इज डेल्टा ई, और डेल्टा ई मतलब यहाँ पर E2 माइनस E1 अपॉन एच के बराबर होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप E इक्वल टू एच न्यू जानते हैं तो E1 E2 एनर्जी है तो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच, तो डेल्टा ई आ जाएगा, तो डेल्टा ई अपॉन एच तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, जहाँ पर E1 लोअर और E2 हायर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, अब यही तो है जो एक्सप्रेशन बोहर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ये अबाउट नील्स बोहर दिया हुआ है, इसको हम इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है, वेल अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट, जैसा कि मैंने बोला एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 ये चीज़ गाइज आपको याद रखनी ही रखनी है, किसी भी हालत में आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। ठीक है, कौन सा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है। तो अब वर्डिंग पे जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। अब इसको कैसे,
Does an electron can move only in those orbit? इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूम पाएगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम, बताया था ना इलेक्ट्रॉन जिस एंगुलर मोमेंटम से घूमता है, तो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 के बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 और n गाइज यहाँ पर है ऑर्बिट नंबर। चलें कैसे n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर है, तो यहाँ देखो यहाँ पर a पॉइंट में दे रखा है, फोर्थ के a पॉइंट में कि n इक्वल टू 1 2 3 है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएंगे। इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि लास्ट में चैप्टर के लास्ट में क्वांटम नंबर्स आएंगे, वहाँ आप इजीली जान पाओगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे बोलते हैं। ऑर्बिट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ऑर्बिट को बोलते हैं। तो बोहर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, अब जो उसकी रेडियस होती है स्टेशनरी ऑर्बिट पर, वो होती है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, और a की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। इसे ही बोलते हैं गाइस बोहर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? बोहर ऑर्बिट। वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी रिट्जबर्ग इक्वेशन की, तो आपने रिट्जबर्ग इक्वेशन जानते हो ना, माइनस आर एच 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। सो वेल, अगर 1 अपॉन एन टू की वैल्यू 1 अपॉन इन्फाइनाइट हो गई, क्या हो गई? 1 अपॉन इन्फाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर, जैसे ये एटम है, एटम के n ऑर्बिट होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है। इन्फाइनाइट का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहरी इन्वायरमेंट से एटम में आए तो वो कहलाता है उसका इन्फाइनाइट। और 1 अपॉन इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है गाइज 0। कितनी होती है? 0, क्योंकि इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 0, तो 0 ऊपर जाएगा तो 0। तो 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन इन्फाइनाइट स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो उससे रिट्जबर्ग की एनर्जी पता लग जाएगी रिट्जबर्ग इक्वेशन लगाने के लिए। वेल, आपको यहाँ E की फॉर्म में -2.18 इंटू 10⁻⁻18 R की वैल्यू भी याद रखनी है, या सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होती है गाइज? 19677 या 19678 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर जो टोटल रेडियस होती है, अब रेडियस कैसे निकाली कि इसका पर्टिकुलर डेरिवेशन होता है। बोर्ड में तो आपके डेरिवेशन है नहीं, बट जूल में एनर्जी का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि बोहर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। Z यहाँ एटॉमिक नंबर है, n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है। बोहर रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z पिकोमीटर में। तो गाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वेलोसिटी भी होता है, दैट इज 2.188। वेल, यहाँ पे गिवन नहीं है आपकी बुक में, बट फिर भी वेलोसिटी भी होता है 2.188 इंटू, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा मेंशन कर ही देता हूँ कि वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी होता है 2.188 इंटू इंटू आपका Z अपॉन n। ठीक है, और वो भी किस में होता है? मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये आप 3 फॉर्मूले गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन 3 फॉर्मूले को आप याद करें ही करें। बोहर एनर्जी, बोहर रेडियस और बोहर वेलोसिटी, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो आगे बात चलते हैं। वेल, यहाँ पे आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, इट्स ओके। अच्छा, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, देखिए मैं बोल रहा था ना कि बोहर जो है केवल उन्हीं एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन एटम को न लें तो अलग पॉसिबिलिटीज़ भी होती है आपकी हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3। तो इनके लिए बोहर ऑर्बिट एप्लीकेबल होता है। और बोहर की ये तीनों इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद करना ही कंपलसरी है। इसको घोट के पी जाओ।
ठीक है। हालांकि इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है, दैट इज़ -3.16 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ये जो घबराना मत, इसका डेरिवेशन है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आता है। उसको समझने के लिए आप मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की लेक्चर्स में जा सकते हैं, बट फिर भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आता है वो होता है E इज़ इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इट्स प्रिटी मच मीन्स लाइक वियर्ड, बट आपको थोड़ा इसको जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की वे में लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर जो है आपको यहाँ अगर आप इसको इट्स लाइक प्रिटी मच सो नॉट पॉसिबल हियर, सो लाइक जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जैसा कि मैंने बोला जो कंपटीशन एग्ज़ाम में है वो आपका ये फॉर्मूला, एक्चुअली ये जो जूल है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो वैल्यू है -2.86 इंटू 10⁻18 वो कन्वर्ट हो जाती है -13.6 में। ठीक है, तो खैर उस पर भी आएंगे, वो हमारी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियोस में इजीली मिल जाएगा, डेरिवेशन भी मिल जाएगा कैसे ये एनर्जी रेडियस वेलोसिटी आई है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम आगे की। फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट। आगे ना वेलोसिटी पे भी, अब ये इसने पता नहीं अलग से पॉइंट क्यों दिया, मैंने आपको इधर ही मिक्स कर दिया कि वेलोसिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये बोहर ऑर्बिट है। एक बार क्विक रिव्यू देखेंगे बोहर ऑर्बिट के। बोहर ऑर्बिट फर्स्ट ऑफ ऑल केवल एक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा एक क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है गाइस? क्वांटम थ्योरी को। ये चीज़ आप याद रखना कि क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद कुछ पॉस्टुलेट्स थे। पहला ऑर्बिट के बारे में बोला, दूसरा एनर्जी के बारे में बोला कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इट्स ओके। देन सेकेंड पॉस्टुलेट्स हुआ, हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, उसमें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr आया। थर्ड पॉस्टुलेट्स में हमने E इज इक्वल टू h न्यू का दूसरा फॉर्म देखा। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में है तो उसकी अलग अलग एनर्जी होगी, लेट्स से E1 एंड E2, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? डेल्टा E अपॉन एच, दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन एच। उसके बाद में फोर्थ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा कि दिस mvr इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 सो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देन कुछ बातें कि ऑर्बिट क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 नाम दिया, और बाद में बोहर ने नाम भी दिया इनका, KLMN ये बोहर ने दिया था। देन रेडियस r इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, जहाँ a नॉट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, बोहर ऑर्बिट बोला। देन रिट्जबर्ग इक्वेशन से बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आए तो कैसे माइनस RH अपॉन n स्क्वायर एनर्जी बन जाती है। तो अगर उसको कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू 1 2 3 के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, वो एक एग्जाम्पल दे रखा है। देन नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स, बोहर ने बोला कि बोहर एनर्जी, बोहर रेडियस, बोहर वेलोसिटी, इन तीनों को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक बोहर के जो एटॉमिक थ्योरी है इट्स प्रिटी मच क्लियर फॉर यू, बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब गाइज नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कैसे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया जाता है, और उसके बाद में आएंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर। बट राइट नो गाइज आई थिंक इन दिस वीडियो इट्स मोर देन इनफ कि आप बोहर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और सजेशन इस वीडियो में आप बोहर के पॉस्टुलेट्स, कितने पॉस्टुलेट्स हुए? 5 पॉस्टुलेट्स हुए, राइट। उसके बाद में सब पॉस्टुलेट्स भी हैं लाइक ABC एंड ऑल दिस। सो आप इनको एज इट इज़ याद रखिए। लाइक इसने एक्चुअली 4 पॉस्टुलेट दिए और फोर्थ में ही 5 सब पॉस्टुलेट्स दिए, तो आप इनको एज इट इज़ याद रखें।
जहाँ मैंने मार्क कर रखा है गाइस, उसे नोट कर लें अलग पेज पर, ठीक है। एज वेल एज कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बता रखे हैं जो आपकी बुक में अभी मेंशन नहीं है, बट आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। वेल, अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, right, and we'll correlate this with limitation of Bohr model. So till then, all the best, good luck, don't forget to like, share and subscribe। इन छोटी छोटी वीडियोस में बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, so just motivate us, will motivate you। So thank you, we'll see you in next video, bye bye।